सुप्रभात। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं यूपी टेट सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। और प्रश्नों की ये श्रृंखला हमारे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित है। ये प्रश्न जो भी यहाँ दिए गए हैं ये हमारे पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपने प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोधूम शब्द का अर्थ है। गोधूम शब्द का अर्थ है गाय का दूध, गेहूँ, चावल या गधा। गोधूम शब्द का अर्थ क्या होगा? ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो गोधूम शब्द का अर्थ होता है गेहूँ। पहला दूसरा विकल्प यहाँ हमारा सही हो जाएगा। गोधूम शब्द का अर्थ क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, गेहूँ। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है तल्लयः। और तल्लयः हम जानते हैं ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग लत्व संधि पढ़ते हैं। तोरली सूत्र होता है जिसमें पदांत ता का ला हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। महौषधि ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ी है। वृद्धि संधि का उदाहरण है सन्मित्रम, ये भी हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो बचता है एक विकल्प चौथा, नमस्ते। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? नमस्ते। ठीक है, नमः धन्ते नमस्ते। चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प है। और इस दूसरे प्रश्न के सही विकल्प को हमने ढूंढ लिया है। हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, स्पर्श संज्ञक वर्गों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक वर्गों की संख्या है। ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मुद्रण दोष है। यहाँ पर वर्गों नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था वर्णों। ठीक है, कोई बात नहीं, वर्णों होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो स्पर्श संज्ञक वर्ग भी यदि पूछ रहा है तो वर्ग यदि पूछ रहा है तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा 5। हम जानते हैं वर्गों की संख्या हमारी वर्णमाला में 5 होती है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। लेकिन यहाँ पर वर्ण पूछे गए थे तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, स्पर्श संज्ञक वर्ण हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही विकल्प क्या है? तीसरा सी। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तीसरा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका शब्द में हमको प्रत्यय बताना है, कौन सा है? चाप या डाप या टाप। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन 4 विकल्पों में सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बालिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और टाप प्रत्यय के ट और प का लोप होकर केवल अ शेष रहता है जो शब्द के अंत में जुड़ जाता है। तो बालिका शब्द, बालिका पद में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, टाप प्रत्यय। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है,
अगला प्रश्न हमारा है पर्यंत में उपसर्ग है, तो पर्यंत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, हमें ये बताना है। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो पहला विकल्प है प्र, दूसरा विकल्प है परा, तीसरा विकल्प है परि और चौथा विकल्प है पर। पर्यंत में उपसर्ग है ABCD, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पर्यंत में हम सबसे पहले देखते हैं संधि हमारी कौन सी है, यण संधि है। और पर्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पर्यंत का संधि विच्छेद होता है परिधन अंत, परिधन अंत। ठीक है, पर्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है, परिधन अंत। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला शब्द है तो इसलिए पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हमारा हो जाएगा परि। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है, पर उपसर्ग है। और पर्यंत में संधि पूछा जाएगा तो पर्यंत में संधि कौन सी है, यण संधि है। संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो परिधन अंत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द है। हमें 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में देखना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। पहला विकल्प है पुत्रः, पुत्र हमारा सर्वनाम शब्द है क्या, हमें पता है कि पुत्र जो है सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, संज्ञा पद है। स्थूलः, स्थूल मतलब मोटा, और ये भी सर्वनाम पद नहीं है। सर्वः, सर्व मतलब सब लोग, और अगला विकल्प है प्रातः। ठीक है, तो ये 4 विकल्प जो हमारे दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प हमें ढूंढना है, सही विकल्प हमें तलाशना है। और सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, तो छठे प्रश्न के संदर्भ में सर्वनाम शब्द, इस प्रश्न के संदर्भ में सही विकल्प हमारा हो जाएगा तीसरा, सर्वः। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, तीसरा विकल्प हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कुंजर शब्द का अर्थ है, अर्थात कुंजर किसे कहा जाता है, कुंजर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है सर्प, सर्प, कुंजर को सर्प कहा जाता है क्या। दूसरा हिरण है, तो क्या कुंजर शब्द का अर्थ हो जाएगा हिरण, या कुंजर शब्द का अर्थ हो जाएगा हाथी, अथवा कुंजर शब्द का अर्थ हो जाएगा सुअर। 4 विकल्प हैं और हमें बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा, हाथी। कुंजर शब्द का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मातृ शब्द है ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, ये हमें बताना है। पहला विकल्प है मात्रया, फिर दूसरा है मात्रा, तीसरा है मातया, ये चौथा है माता। तो माता चौथा विकल्प है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ना। हमें तलाशना है, हमें ढूंढना है तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। तो पता है सही उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है मात्रा। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प, बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सुबंधु की रचना है। सुबंधु की रचना है, पहला विकल्प है स्वप्न वासवदत्तम, दूसरा विकल्प है मेघदूतम, तीसरा है वासवदत्ता और चौथा विकल्प है अभिज्ञान शाकुंतलम। सुबंधु की रचना हमें बतानी है, तो सुबंधु की रचना सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वासवदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता किसकी रचना है, सुबंधु की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। 4 दिए हुए विकल्पों से हमें देखना है 4 दिए हुए विकल्पों में स्वर कौन सा है। तो पहला विकल्प हमारा दिया हुआ है हरि, दूसरा दिया हुआ है लरी, तीसरा दिया हुआ है व्री और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो स्वर कौन सा है ये हमें ढूंढना है। विकल्प हमारा यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है और हम लोग अब पुनः बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका पहला विकल्प सही है, भव। ठीक है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है भव। पहला उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा सरल सा प्रश्न, मनोरथा में संधि है। तो मनोरथा में संधि हमें बतानी है। मनोरथा में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मनोरथा में हमें पता है ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। और मनोरथा का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, मनस धन रथः। क्या हो जाएगा, मनस धन रथः बराबर मनोरथः। तो मनोरथा में संधि कौन सी है, पहला विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न हमारा है नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती अर्थात आँखों से आंसू गिरते हैं। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती, इस पद में, इस वाक्य में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। इस वाक्य में हमें बताना है, ये हमारा पहला पद है नेत्राभ्याम। इस नेत्राभ्याम पद में विभक्ति कौन सी है, बताइए जल्दी से। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये वष्ठी नहीं षष्ठी होना चाहिए था। कोई बात नहीं है, मानवीय भूल है, मुद्रण दोष है ना। तो वष्ठी नहीं षष्ठी होना चाहिए था। हमें बताना नेत्राभ्याम में विभक्ति कौन सी है। तो नेत्राभ्याम में विभक्ति कौन सी है, पहला विकल्प है षष्ठी, दूसरा है पंचमी, तीसरा है द्वितीय और चौथा विकल्प है सप्तमी। तो हमें पता है नेत्राभ्याम अश्रुण पतंति में जो आंसू हैं वो नेत्रों से, आँखों से गिर रहे हैं अर्थात अलग हो रहे हैं। और अलगाव में अपादान कारक होता है और अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, तो अपादान कारक में विभक्ति होती है पंचमी। और इसलिए नेत्राभ्याम में विभक्ति हो जाएगी, सही उत्तर हो जाएगा पंचमी। इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा है दूसरा, बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़ें, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न हमारा आ गया। अगला प्रश्न हमारा है अशनि शब्द है। ठीक है, देखिए अशनि शब्द पूछा गया है। थोड़ा सा ये विवादित प्रश्न है और इसलिए विवादित है क्योंकि अशनि शब्द जो है, अशनि शब्द के मतलब को हम पहले समझते हैं। तो अशनि शब्द का मतलब होता है वज्र या बिजली। वज्र भी होता है, बिजली भी होता है। तो अशनि शब्द जो है ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, अशनि शब्द जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत भी आता है और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आता है। इसलिए ये प्रश्न हमारा विवादित प्रश्न है और इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम ना तो पुल्लिंग लगा सकते हैं केवल, ना ही स्त्रीलिंग। या तो तीसरा विकल्प होता है ए और सी दोनों सही, अथवा इस तरह का प्रश्न आना नहीं चाहिए था परीक्षा में। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। अगला प्रश्न है तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तया नृपो अनुगम्यते, उसके द्वारा नृप का अनुगमन किया जाता है। इसमें हम देख रहे हैं जो कर्ता है ये हमारा क्या है, कर्ता है। और जो कर्ता है, कर्ता में विभक्ति कौन सी है, तया, ये तृतीया है। और नृपः जो कर्म है उसमें प्रथमा है। और अनुगम्यते ये हमारा आत्मनेपद प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ना। तो ये सारे जो लक्षण हैं इस वाक्य के वो हमें बोध कराते हैं कि यहाँ पर वाच्य हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य।
कर्मवाच्य हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो तया तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यूपदारुः पद में समास है, तो यूपदारुः पद में समास कौन सा हो जाएगा, इस 17वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा यूपदारुः में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। यूपदारुः अर्थात यूपाय दारुः, ये चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है यूपदारुः। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूपदारु पद में समास है, और यूपदारु पद में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव द्वंद्व बहुब्रीहि तत्पुरुष। हमें पता है यूपदारु का विग्रह होता है यूपाय दारु, और ये चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, तो यहाँ सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी, चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा जो प्रश्न आया हुआ था विगत परीक्षा में, उसके अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा मुद्रण दोष है, नदी नहीं है, नदीह होना चाहिए था, विसर्ग लगा दीजिएगा, है ना। नदीह, नदीह शब्द में प्रयुक्त वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो जल्दी से हमें बताना है कि इस नदीह शब्द रूप में प्रयुक्त वचन केवल बताना है, वचन कौन सा है। तो हमें पता है ये नदीह शब्द जो है ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, और हमें इस प्रश्न का भी सही उत्तर मिल चुका है। तो हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। 4 विकल्प दिए हुए, 4 शब्द दिए हुए, और हमें बताना है इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें पहला विकल्प है भानु, दूसरा रामा है, और तीसरा वाच है, चौथा फलम है। तो भानु शब्द देखिए ये हमारा अंत में छोटा ऊ है, ये है उकारांत पुल्लिंग। राम शब्द में छोटा आ है, तो यह है अकारांत पुल्लिंग, और हमें अकारांत पुल्लिंग ही बताना है। तो हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हम दूसरे विकल्प का चयन करेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामः, दूसरा विकल्प सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न प्रेजते में संधि है। प्रेजते शब्द में कौन सी संधि है, 4 विकल्प दिए हैं, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि या पररूप। तो प्रेजते इसका संधि विच्छेद होता है प्रधनेजते एंगी पररूपम सूत्र होता है, ये संधि हमारी कौन सी है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा पररूप संधि। ठीक है, चौथा विकल्प सही है पररूप संधि। और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो बताना है वह वर्ण हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, दंतोष्ठ से, ओष्ठ से, दंत से या ताल से। इस प्रश्न का 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला ए। दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्षमा चाहेंगे, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। पहला विकल्प सही है, तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घुटने के लिए उपयुक्त तो संस्कृत शब्द है, अर्थात संस्कृत में हम घुटने को क्या कहेंगे, तो घुटने की संस्कृत क्या होती है, हन होती है, हन माने होती है ठुड्ढी या ठोड़ी, ऊर का अर्थ होता है जंघा, ठीक है, और जान का मतलब होता है घुटना। तो घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द कौन सा होगा, तीसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है जानु। जानु का अर्थ होता है घुटना, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं, अर्थात जब संस्कृत में एकोन चत्वारिंशत् लिखा हो तो उसे हमें क्या समझना चाहिए, 49, 29, 39 या 59। एकोन चत्वारिंशत् का मतलब है जो चत्वारिंशत् अर्थात 40 से एकोन मतलब एक कम हो, और 40 से एक कम क्या हो जाता है,
39। तो 39 की संस्कृत क्या होती है? एकोन चत्वारिंशत्। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्विशब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप होता है द्वे। तो ये पहला विकल्प सही है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ददति रूप है। ददति रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अथवा लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हमें पता है दा धातु के जब हम लट लकार में रूप बनाते हैं तो ददति, ददाति, दत्तः, ददति रूप चलते हैं। ददाति एक वचन, दत्तः द्विवचन और ददति बहुवचन हो जाता है। ददाति, दत्तः, ददति। इसलिए इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा। तीसरा विकल्प सही है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, गुरुपदेशः में बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ का बोध हो रहा है फिलहाल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, सही लिखिएगा। गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो गुरुपदेशः में संधि कौन सी होती है? गुरुपदेशः का संधि विच्छेद होता है गुरुधन उपदेशः। गुरुधन उपदेशः, और गुरु में भी छोटा ऊ है, उपदेश में भी छोटा ऊ है, दोनों समान वर्ण हैं, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है उपसर्ग है। 4 विकल्प दिए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है उपसर्ग कौन सा है। परा, कुत्र, यदा, यत्र। तो ध्यान रखिए, ये जो यत्र है ये अव्यय है, यदा अव्यय है, और बी ये भी अव्यय है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। परा, ये तीनों हमारे क्या हैं? गलत हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? परा। परा हमारा उपसर्ग है, और हमको पता है उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? किसी भी शब्द के आरंभ में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो परा हमारा उपसर्ग है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो शायद अगला प्रश्न नहीं है, ये 27 ही प्रश्न है, 3 प्रश्न यहाँ पर कम है, कर कोई बात नहीं। आज की श्रृंखला हमारी, जो हमारा पेपर हुआ था 2019 वाला यूपी टेट का, तो 2019 यूपी टेट प्राइमरी वर्ग का ये पेपर था, जिसमें कुल 30 प्रश्न थे, लेकिन हम लोगों ने केवल 27 प्रश्नों पर चर्चा की है, और संभवतः वो 3 प्रश्न हमारे गद्यांश या पद्यांश पर आधारित रहे होंगे, इसलिए उनको हमने छोड़ दिया है ना। कोई बात नहीं, आज की ये श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास करें। हम लोग पुनः नई श्रृंखला के साथ अगले दिन मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।